आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 24th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 चैप्टर का, और इसमें हम आज देखेंगे एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को। ठीक है, एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेमस है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, तो इसीलिए मैंने बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप सर प्लीज़ एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। ये एच.सी. वर्मा ये कॉन्सेप्चुअली काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग बना देगा इस चैप्टर को, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो अराउंड 5 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और अराउंड 7 मल्टीपल करेक्ट, जिसके मोर देन 1 आंसर करेक्ट होंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले हम सिंगल करेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आई थिंक इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी यहाँ डाल देता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो क्वेश्चन है कि एक फिगर आपको दिया हुआ है और उस फिगर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट दी हुई है ए बी सी बेसिकली। तो आपको उसके मैग्नीट्यूड को कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जहाँ जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से रीजन में है। सबसे ज़्यादा डेंसर जो है वो ए और सी का रीजन, मतलब डेंसिटी बराबर है। तो मैग्नीट्यूड जो ए और सी का दोनों का बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इक्वल्स टू ई सी हम बोल सकते हैं, और दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन ई बी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो ऑप्शन सी, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो यदि आपको कन्फ्यूजन है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी को कैसे कंपेरिजन करते हैं मैग्नीट्यूड से, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और सिंपल क्वेश्चन होंगे। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ बॉडी चार्ज्ड बाय रबिंग इट। तो काफ़ी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। यदि किसी बॉडी को चार्ज किया गया है रब करके, जैसे मैंने बताया था कि फ्रिक्शन के तरीके से भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। 3 मेथड होता है बॉडी को चार्ज करने का, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन और एक फ्रिक्शन। ठीक है, तो किसी बॉडी को चार्ज किया गया फ्रिक्शन से, तो उसकी वेट क्या होगी। उसकी वेट, ऑप्शन ए है हमारा, रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज स्लाइटली। तो आप सोचो क्या होगा इसका आंसर। अब देखो, बॉडी को जब आप रब करते हो, सपोज मेरे पास सपोज ये दोनों पेन है। ठीक है, मैंने इसको रब किया, तो एक्चुअली रब करने पे क्या होता है, फ्रिक्शन करने पे क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या ट्रांसफर होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होता है। या तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने की, या फिर इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी ट्रांसफर करने की। तो सपोज इससे इलेक्ट्रॉन्स इस मार्कर में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका वेट बढ़ गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, और इसका वेट घट जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट, इट्स वेट। अब इट्स वेट, अब वो
उसका वेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये चांसेस है। रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, ये हम नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन ए हम इस तरह से एलिमिनेशन मेथड के तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। और इंक्रीजेस स्लाइटली हम हमेशा इंक्रीजेस होगा इसको नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन बी भी हम हमेशा करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये चांसेस है कि उसकी वेट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। घटेगी कब? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाएगा, और जब बढ़ जाएगी जब उसके इस पे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत होगा और ऑप्शन सी भी गलत होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। उसका जो वेट है वो स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम देना है, 1 मिनट एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स, और फिर आपको आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि जेईई मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल टाइप, उसमें बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग्स उनका ज़्यादा हो जाता है इसी रीज़न की वजह से कि उनको लगता है काफ़ी आसान है, वो क्विकली टिक कर देते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमेशा आपको थोड़ा सा समय ज़रूर देना पड़ेगा, मतलब स्लाइटली सोचना पड़ेगा। यदि कन्फ्यूजन है तो आप इसको छोड़ दो, बाद में आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल करेक्ट ही है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में इंपोर्ट करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके ऑप्शंस बचे हुए हैं, ऑप्शन में यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये डाइपोल पे क्वेश्चन है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने डाइपोल ऑलरेडी कवर किया है, यदि आपने डाइपोल का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ से एक कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं एक रेड कलर का डाइपोल बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक डाइपोल कुछ इस तरह से एंगल पे है, ये हमारा -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, तो हमारा डाइपोल ये है, ठीक है, p वेक्टर, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कोई एंगल बना रहा है कि एक जनरल मैंने ले लिया डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल, अब जो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स जो डाइपोल पे आती है जब आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, उस पर आप जो फोर्स निकालोगे, इस पे जो फोर्स निकालोगे ये तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एफ की वैल्यू E × Q होगी, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और एफ की वैल्यू होगी E × Q, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। तो किसी भी ओरिएंटेशन में इस डाइपोल को रख दो, नेट फोर्स हमेशा उस डाइपोल पे 0 होता है, ये हमने देखा भी था इलेक्ट्रिक डाइपोल चैप्टर में, ठीक है। तो इज ऑलवेज 0 एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंगल चॉइस है, तो हम दूसरे ऑप्शन को पढ़ भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप पढ़ लो एक बार। तो ऑप्शन बी हमारा है डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स कैन नेवर बी 0, गलत है, 0 हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है। और डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, उसके स्ट्रेंथ पे भी कोई मैटर नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन ए इसी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं क्विकली, ये सब सिंगल करेक्ट है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ, क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 मैं इंपोर्ट करता हूँ, ऑलराइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको पढ़ो, पहले ट्राई करो। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, एक छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है। Q हो सकता है, -Q हो सकता है, 2Q हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारे चार्जेस हैं एक छोटे से वॉल्यूम में, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड लाइंस थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, तो हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है और वहाँ से इसके द्वारा ऑब्वियसली फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, आ रही होगी, डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से जितनी भी फ्लक्स जो है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर
तो फ्लक्स की आपको वैल्यू दे दी गई है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है 25 वोल्ट मीटर, ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है, इस सरफेस से। अब आपसे पूछा है फ्लक्स ओवर द कॉन्सेंट्रिक स्पेस ऑफ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो एक 20 सेंटीमीटर का आपने एक और स्फीयर बनाया और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा। तो ऑब्वियसली जितनी फील्ड लाइंस आ रही जा रही थी 10 सेंटीमीटर वाले सरफेस से, सेम उतनी ही फील्ड लाइंस जो होगी आएगी जाएगी वो बड़े वाले स्फीयर से ही। तो जो फ्लक्स जो हमारा होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन होता है, तो बस उसके अंदर जितने चार्जेज हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उस पर बस फ्लक्स डिपेंड हमारा करता है। हम गॉसन सरफेस कितना ही बड़ा ले ले उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर वेरी करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इक्वल नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्लक्स जो इस पूरे सरफेस जो पास हो रहा है और इस पूरे सरफेस से पास होगा, दोनों से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होगा। तो यदि 10 सेंटीमीटर वाले स्फेरिकल सरफेस से यदि 25 वोल्ट मीटर फ्लक्स पास हो रहा है तो 20 सेंटीमीटर रेडियस वाले सरफेस से भी सेम फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बना दिया, ठीक है। चलिए सिंगल करेक्ट में अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद मल्टीपल करेक्ट थोड़ा सा और टफ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं इंपोर्ट करता हूँ। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड करता हूँ। अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल। तो ये हमारा एक सिलिंड्रिकल वेसल है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ वेसल है एंड हमने एक चार्ज यहाँ प्लेस किया है। तो फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, तो आपको इसके द्वारा फ्लक्स आपको निकालना है, ठीक है, इस सिलेंडर के द्वारा। सिलेंडर में कितना फ्लक्स ले रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तो क्वेश्चन है कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द व्हीकल। बेसिकली ये जो सरफेस है जो आपको गिवन है उसके द्वारा कितना फ्लक्स होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका करने का शॉर्टकट तरीका ये है कि आप एक सिलेंडर आप यहाँ बना दो, सिमिलर सिलेंडर। यदि आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का मैंने सिमिलर सिलेंडर बना दिया और उस पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स होता है वो गॉस लॉ आप लगा सकते हो, Q बाई एप्सिलॉन होता है। और चूंकि ये हाफ ऑफ द सिलेंडर से आपको निकालना है तो इसका हाफ जो होगा वो फ्लक्स थ्रू हाफ ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो यदि आपको कुछ भी इस तरह का कुछ थोड़ा सा यदि डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को फिर से पूछ सकते हो, मैं चाहूँगा उसको रिप्लाई करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ मोर देन 1 करेक्ट। ऐसा नहीं है अब एक से ज़्यादा ही करेक्ट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के सिर्फ एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी करेक्ट। तो जनरली ये एससी ड्रामा के ऑब्जेक्टिव 2 नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज। तो कंबाइनली हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 को कंबाइन करके मैंने ये बनाया है लेक्चर, ठीक है। तो चलिए इसके मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है अच्छा, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप में से बहुत लोगों का गलत होगा, मतलब सही भी हो सकता है बहुत लोगों का। आप यदि क्विकली आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आप थोड़ा सा सोच के आंसर करोगे तो सही होगा। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसको ट्राई करो पहले और आंसर गेस करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस, आपको सही ऑप्शन इसमें टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में जितना जो चार्ज है टोटल वो कांस्टेंट है, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन बी है द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है टोटल नेगेटिव चार्जेस इज कांस्टेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, जितने भी चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में वो कांस्टेंट होगा। ओके, और ऑप्शन डी है द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट होंगे। तो इसमें देखो, इसमें आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चार्ज पार्टिकल ब्रेक करके दूसरे चार्ज पार्टिकल्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक रिएक्शन होता है बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्लस वो एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि एक अनचार्ज पार्टिकल दो चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली ऑब्वियसली नंबर ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे मेंशन किया है वो तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन बी और सी को समझते हैं। अब इसी इक्वेशन से ये जो हमारा जो इक्वेशन है इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये रिएक्शन मतलब ये इक्वेशन यूज़ होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें देख सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और एक नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे जहाँ के सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और मे बी तो आप देख सकते हो कि आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का जो डीके होता है या फिर बहुत सारे रिएक्शंस में बेसिकली अंदर से चार्ज पार्टिकल निकल जाते हैं, अल्फा पार्टिकल बन जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस आपको मिल सकते हैं, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो किसी ऐसे रिएक्शंस में आपको ऐसा मिलेगा कि चार्ज कंजर्वेशन ऐसा अलाउड नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब चार्ज मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब चार्ज कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें। तो बेसिकली आप ऐसे बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, वो कहना उतना सही नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्शंस वैसे है या नहीं। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे को मतलब ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसा कोई रिएक्शन है जहाँ पे चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड जीरो चार्ज है, राइट साइड भी एक तरह से ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज हो गया कंबाइन करके। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरह से जनरेट हुआ तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हुआ, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बेसिकली जनरेट हो रहे हैं। तो यदि ऑप्शन बी को मैं देखूँ तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हमारा नहीं होगा और ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये मल्टीपल करेक्ट था, मगर यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ ए ही करेक्ट होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। जनरली आई डोंट नो, बट जनरली आई थिंक चार्ज कंजर्व न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी चार्ज कंजर्वेशन होता है। तो यदि नहीं होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताओ मेरे को कि कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्वेशन नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक चार्ज कंजर्वेशन होता है। तो जब भी यहाँ पे मैंने देखा एक एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लेता हूँ ओके। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो थोड़े बहुत एम्बिगुअस होंगे। आप यदि ऐसे भी करते होगे तो आपको पता होगा, थोड़े बहुत रहते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। अ पॉइंट चार्ज इज बॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट। सपोज यहाँ हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे कुछ। ठीक है, राइट।
और ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक मैंने जनरल केस लिया है और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा, ठीक है, Q रखा। तो पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर टू द पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक मैंने पॉइंट P रख दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब देख लो यहाँ पे जो विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव होगा तो इसके द्वारा भी साथ में बेसिकली ऐड हो जाएगा, तो विल इंक्रीज द चार्ज इज पॉजिटिव। अब आपको ये देखना है कि ये हमेशा ट्रू होगा या नहीं। जो स्टेटमेंट 1 है वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ पे इसके द्वारा फील्ड P पॉइंट पे इसके द्वारा फील्ड प्लस इसके द्वारा एक एडिशनल फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब किस केस में इंक्रीज नहीं हो सकता है इसको आपको चेक करना है, और यदि हर एक केस में वहाँ पे यदि इंक्रीज होता है तब हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो बस यही आपको चेक करना होता है यहाँ पे। तो सपोज मैंने यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, इस डायरेक्शन में मैंने बना दिया, या फिर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, मैंने पॉइंट यहाँ पे एक M पॉइंट ले लिया। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप देख लो इस M पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ऐड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक तरह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब थोड़ा सा एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो बढ़ गया बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ तो अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन, बेसिकली यहाँ पे घट गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो स्टेटमेंट था कि विल इंक्रीज ऑलवेज इंक्रीज तो नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी बोला है विल डिक्रीज, ये भी नहीं होगा, हमेशा तो नहीं होगा। मे इंक्रीज मे डिक्रीज ये हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन सी और डी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है हमारा यहाँ पे, और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्लेस किया गया, एक हमने डाइपोल प्लेस किया। तो यहाँ पे मैं डाइपोल बना देता हूँ। सपोज हमारा डाइपोल को ब्लैक कलर से बना देता हूँ। हमने कुछ ऐसे प्लेस किया, डिफरेंट ओरिएंटेशन में हम प्लेस करते हैं, -q +q ऐसे प्लेस कर सकते हैं, या फिर हमने एक डाइपोल ऐसे प्लेस कर दिया -q +q। तो इस तरह से हमने डाइपोल प्लेस किया, ठीक है। सपोज ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज मैंने बनाया और उसके द्वारा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फिर हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है, ठीक है। तो डाइपोल दो डायरेक्शन में हमने प्लेस किया है, बेसिकली दो डाइपोल। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोर्स होगी और यहाँ पे फोर्स होगी दोनों बराबर नहीं होगी, दैट इज क्लियरली नो। मस्ट तो नहीं होगा, मे हो सकता है किसी कंडीशंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड मे भी जीरो, चांसेस है, मगर देखते हैं कि यदि होना पॉसिबल है या नहीं। यदि आप डाइपोल को ऐसे प्लेस करोगे -q +q, तो इसके द्वारा ऐसे और इसके द्वारा ऐसे, तो यहाँ भी जीरो नहीं है और यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ भी जीरो नहीं है। तो आई थिंक मे भी जीरो भी पॉसिबल नहीं होगा। टॉर्क की मैं बात करूँ तो मस्ट भी जीरो नहीं बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टॉर्क ऑन ए डाइपोल मे भी जीरो। अब यहाँ पे देखोगे इस केस में, केस नंबर 3 में, फोर्स जो लग रही है इस डायरेक्शन में लग रही है, सेम डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा। तो यहाँ पे टॉर्क हमारा जीरो हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है।
ये भी मोर देन वन करेक्ट था, लेकिन इसका सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4 मोर प्रॉब्लम्स टू गो, 4 और क्वेश्चन हमें करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 कि अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक हमने नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, और हमने क्या प्लेस किया, हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया। कहीं पे भी आप प्लेस कर दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो, यहाँ पे प्रोटॉन प्लेस कर दो, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पे होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इस पे होगा इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा क्योंकि चार्जेस बराबर है, मगर फोर्स इक्वल नहीं होगा। तो फोर्स ऑन द इक्वल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट पहचानना है कि वो सही में सही है या नहीं, वरना मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। ठीक है, magnitude of the force will be equal, yes, magnitude will be equal. The acceleration will be equal, no, acceleration will not be equal. Magnitude of the acceleration will be zero, no, क्योंकि acceleration का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई मास, क्योंकि मास दोनों का अलग है, तो acceleration की ना तो डायरेक्शन बराबर होगी ना तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 9th का हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, और मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली। ऑलराइट, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के लिए दैट इज़ वेरी गुड लेक्चर। सो डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल चार्जेस। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। नो, गॉस लॉ में ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए ही वैलिड है। हम जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो हम प्रयास करते हैं कि सिमेट्रिकल बनाए, ठीक है, या फिर सिमेट्रिकल। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, आसान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जब चार्जेस सिमेट्रिकल हो। ऐसा नहीं है कि अब चार्जेस सिमेट्रिकल नहीं हो तो हम गॉस लॉ अप्लाई ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, ये भी इनकरेक्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैक्यूम में प्लेस, किसी भी मीडियम में प्लेस किया जा सकता है, आप गॉस लॉ लगा सकते हो। ऑप्शन सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ऐसा नहीं है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू देता है गॉस लॉ लगा के वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज के द्वारा दे, वो बाहर वाले चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे सकता है। ठीक है, वो बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो इस कारण हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। तो आई थिंक एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्ज इक्वल टू द फ्लक्स थ्रू द, यस बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट ही है गॉस लॉ का। तो हमारा ऑप्शन डी 10th का हमारा करेक्ट है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, क्विकली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है क्वेश्चन। ओके, इसके ऑप्शंस भी हैं, तो मैं ऑप्शन यहाँ डाल देता हूँ। तो इसका ऑप्शन है ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। जो फ्लक्स जो है हमारा वो 0 दिया हुआ है, और फ्लक्स की क्या वैल्यू होती है, समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन, और फ्लक्स की ये भी होती है इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बेसिकली फ्लक्स का। ठीक है, अब फ्लक्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0।
फ्लक्स की वैल्यू 0 दी हुई है, तो फ्लक्स की वैल्यू जो 0 है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो अंदर चार्ज 0 हो, या तो ये टर्म 0 हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो, या फिर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो भी फ्लक्स 0 हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर। मस्ट तो नहीं होना चाहिए यार, मस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री हो सकता है, चार्ज भी 0 हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ठीक है, चलो ऑप्शन बी को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 एवरीवेयर ऑन द सर्फेस। यस, मे तो पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। तो चार्जेस इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0। हाँ, अब जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो बेसिकली ये क्वांटिटी 0 होनी ही है, तो हम ऑप्शन सी भी करेक्ट करेंगे। और द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी 0, ऐसा जरूरी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी एंड सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज अ गुड क्वेश्चन आई थिंक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं इंपोर्ट करता हूँ, और दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई थिंक मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज मैं यहाँ पे स्फीयर बना देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं एक स्फीयर बना देता हूँ। तो स्फीयर कहाँ गया? यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, एक्चुअली सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर बना दो सी। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। चलो मैं डाइपोल को प्लेस कर देता हूँ इसके अंदर, कुछ ऐसे ऐसे मैंने डाइपोल को प्लेस किया। आप चाहो तो ऐसे भी प्लेस करते हो, कैसे भी प्लेस करते हो, लेकिन आपको सेंटर तक प्लेस करना है, तो मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0, बिकॉज दोनों का चार्ज का नेट सम जो 0 है, तो फ्लक्स तो 0 होगा ही, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। अब फ्लक्स 0 है, तो दैट इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन मैंने गलत बनाया था, कुछ इस तरह से होगा। नेगेटिव चार्ज में ऐसे आता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज में इस तरह से आता जाएगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव भी ऐसे, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट में बेसिकली आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। फ्लक्स भले 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, ये हम 0 नहीं बोल सकते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर ऑन द सरफेस। यस, मतलब कहीं भी 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन द सर्कल ऑफ द स्फीयर, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लक्स 0 का मतलब ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो, ये मिसकंसेप्शन यदि होगा तो आप इसको रिमूव कर दो। फ्लक्स 0 का मतलब वो चार्ज 0 की वजह से भी 0 हो सकता है, या फिर एक तरह से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए के क्लोज इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 12 क्वेश्चंस ऑफ एच.सी. वर्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको क्लियरिटी आई होगी इस चैप्टर का थोड़ा सा और। तो हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, हमने मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, हमने एडवांस के भी कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में, और फिर एच.सी. वर्मा के भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब एक छोटा सा सेक्शंस बचता है इस चैप्टर का,
जिसको डिस्कस कर लेने पे बेसिकली इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, जो है कि एरोडोप प्रॉब्लम्स, स्पेशली वो जेईई एडवांस से रिलेटेड है। तो मैं ट्राई करता हूँ एरोडोप पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप मे बी नेक्स्ट डे मैं एरोडोप के क्वेश्चंस डिस्कस करूँ। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।